हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट लीगल मैगज़िम्स। लीगल मैगज़िम्स क्या होते हैं? जैसे कि हर जगह की अपनी एक अलग अलग लैंग्वेज होती है, वैसे ही लॉ की एक लैंग्वेज होती है, उसे हम कहते हैं लीगल मैगज़िम्स। लीगल मैगज़िम्स बेसिकली हमें लैटिन टर्म्स में देखने को मिलते हैं। लीगल मैगज़िम्स जनरली एक प्रिंसिपल होते हैं और इनकी वैल्यूज होती हैं। तो आइए देखते हैं क्या है लीगल मैगज़िम्स। हमारा पहला लीगल मैगज़िम है एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द बिगिनिंग का मतलब एकदम शुरुआत से, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, फ्रॉम द स्क्रैच, ओके, फ्रॉम द बिगिनिंग। केवियट एम्पटर। केवियट एम्पटर का मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर। मतलब बायर को खुद ही सतर्क रहना चाहिए अपनी चीजों को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, आप बायर हो, आप मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन लेने गए, सामने वाले ने आपको मेडिसिन दिया, लेकिन अभी आपकी अवेयरनेस होगी कि आप उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें। ऑलराइट, तो इसका मतलब होता है केवियट एम्पटर, मतलब लेट द बायर बीवेयर। नेक्स्ट, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। इसका मतलब होता है लेट द अदर पार्टी बी हर्ड। कोर्ट कभी भी अपने डिसीजन को सुनाने से पहले दोनों पार्टीज को इक्वली सुनेगी, दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी अपनी बात बोलने की। कोर्ट कभी भी एक पार्टी को सुनकर अपना डिसीजन नहीं सुनाएगा, ठीक है? तो हमेशा ही दोनों पार्टीज को सुना जाएगा। एक पार्टी को सुना गया है तो ऐसा नहीं होगा कि बस उसको ही सुन के और अपना डिसीजन दे दिया कोर्ट ने। दूसरी पार्टी को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और किसी को भी अपनी बात कहने से रोका नहीं जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है नेमोन जुडेक्स इन कॉजा सुआ। इसका मतलब होता है नो वन इज अ जज इन हिज ओन केस। दैट मीन्स अगर कोई इंटरेस्टेड पार्टी है, अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन है किसी पर्टिकुलर केस में, तो वो उस केस को जज नहीं कर सकता। अगर मैं किसी चीज में इंटरेस्टेड हूँ, मैं उसकी इंटरेस्टेड पार्टी हूँ, तो मैं उस केस को जज नहीं कर पाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, ए है, मतलब एक सन है और सन का फादर जज है एक कोर्ट में, और इस सन ने मर्डर कर दिया है। अल्टीमेटली इस मर्डर का केस इनके पास ही जाना है। तो अब इनके पास ये पावर नहीं रह जाएगी इस केस को जज करने की और डिसीजन देने की, क्योंकि अब ये इस केस में एक इंटरेस्टेड पर्सन हो गए हैं, क्योंकि इसमें इनका बेटा इन्वॉल्व है, तो ये बायस्ड हो जाएंगे। इस वजह से नो वन इज अ जज इन हिज ओन केस। ऑलराइट, नेक्स्ट है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, ऑल नेसेसरी चेंजेस हैविंग बीन मेड। इसका मतलब जो भी नेसेसरी चीजें चेंज करनी है सिर्फ उन्हें चेंज किया जाए और बाकी चीजें एज इट इज रखी जाएं। जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं बस वो कर दिए जाएं। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्ट्रैक्ट हमने लास्ट ईयर बनाया था, लास्ट ईयर की डेट पे, और उसमें कुछ प्रोविजंस थे। अब हमें सेम कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना है और हमें सेम प्रोविजंस ही रखने हैं, लेकिन अब यहाँ पे म्यूटेटिस म्यूटेंडिस क्या होगा कि बस ये वाली जो डेट है हमें उसे चेंज करना होगा। तो ये एक नेसेसरी चेंज था, मतलब लास्ट ईयर की डेट से, लास्ट ईयर की डेट को हटा के अब हमें न्यू ईयर की डेट डालनी है। तो हम यहाँ पे बस एक नई डेट डालेंगे इस साल वाली, बाकी हमें सेम प्रोविजंस पे काम करना है, तो हमारे सारे प्रोविजन सेम रहेंगे, ठीक है? इसका मतलब होता है कि बस थोड़े से नेसेसरी चेंजेस जो करने थे वो कर दिए। दैट मीन्स म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा ओनस प्रोबेंडी। ओनस प्रोबेंडी मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ। ओनस का मतलब होता है बर्डन, प्रोबेंडी मतलब प्रूफ। सो बर्डन ऑफ प्रूफ, दैट मीन्स अगर कोई एलिगेशन आप किसी पर लगा रहे हो तो आपके ऊपर ही बर्डन होगा उस चीज को प्रूफ करने का। सो बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब किसी चीज को प्रूफ करने का भार किसके ऊपर है, या किसी चीज को प्रूफ करना, उसे हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। लाइक ए ने एलिगेशन लगाया बी पर कि बी ने चोरी करी है, ठीक है, बी ने चोरी करी है। अब क्योंकि ए ने एलिगेशन बी पर लगाया है, तो ए के ही ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, यानी ए के ही ऊपर ओनेस है कि ये प्रूफ करे कि बी ने चोरी करी है। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा रेस इस्पा लॉक्यूटर। इसका मतलब होता है द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। दैट मीन्स सर्कमस्टांसेस खुद बोलते हैं, सर्कमस्टांसेस अपनी चीजें खुद बता देते हैं, चीजें अपने आप बोलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बाहर से आ रहा है और वो पसीने में भीगा हुआ है
और वो ये बोल रहा है कि भाई साहब बाहर तो बहुत ठंड पड़ रही है, तो क्या इसके सर्कमस्टांसेस से मैच कर रहे हैं? जो ये बोल रहा है उससे इसकी चीज मैच कर रही है? नहीं मैच कर रही है। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि अगर ये पसीने में भीगा है, दैट मीन्स बाहर धूप है, बाहर बहुत गर्मी है, इसी वजह से ये पसीने से भीगा है। तो द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, मतलब हमें देखकर ही पता चल गया कि बाहर धूप होगी। दैट मीन्स रेस स्पा लोक्यूटर, चीजें अपने आप बोलती हैं, थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। नेक्स्ट मोडिस ऑपरेंडी। मोडिस ऑपरेंडी मतलब मैनर ऑफ ऑपरेशन, मतलब मैनर ऑफ डूइंग समथिंग, एक कैरेक्टरिस्टिक वे में किसी चीज को करना, एक अलग तरीके से किसी चीज को करना। फॉर एग्जाम्पल एक क्रिमिनल है और इसका पैटर्न है कि ये एक जोग्राफिकल एरिया के अंदर ही क्राइम करता है, जोग्राफिकल एरिया के बाहर ये क्राइम नहीं करता है। तो इसका ये एक कैरेक्टरिस्टिक वे है कि ये क्राइम सिर्फ जोग्राफिकल एरियाज के इस जोग्राफिकल एरिया के अंदर ही करता है, ये इसके बाहर करने नहीं जाता। तो ये इसका एक अपना पैटर्न हो गया, ये इसका एक अपना अलग तरीका हो गया। तो ये इसका वे ऑफ ऑपरेशन या वे ऑफ डूइंग समथिंग, इसका एक अलग तरीका है, एक कैरेक्टरिस्टिक वे है इसका करने का। तो इसको हम कहेंगे ये क्रिमिनल की मोडिस ऑपरेंडी है कि ये जोग्राफिकल एरिया के अंदर ही क्राइम करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है प्राइमा फेसाई। प्राइमा फेसाई मतलब एट फर्स्ट फेस। एट फर्स्ट फेस का क्या मतलब होता है कि पहली झलक में, पहली बार में देखा हुआ जो हमें लगता है वो हम उसको कहते हैं प्राइमा फेसाई। फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस वाला है और वो एक घर में जाता है और वहां वो एक बॉडी को पंखे से टंगा हुआ पाता है, ऑलराइट, पंखे से लटका हुआ पाता है। अब पुलिस वालों का प्राइमा फेसाई क्या बनेगा? पुलिस वालों को प्राइमा फेसाई ये लगेगा कि इस बंदे ने सुसाइड करी है, ये इसने फांसी लगा ली है, ठीक है। अब भले ही इसको किसी ने मार के टांगा हो, वो एक अलग चीज हो जाएगी, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, बट प्राइमा फेसाई पुलिस वाले को क्या लगा कि ये एक सुसाइड है। नेक्स्ट इंटरविवॉस। इंटरविवॉस मतलब बिटवीन द लिविंग। बिटवीन द लिविंग मतलब दो जीवित लोगों के बीच। इंटरविवॉस बिटवीन द लिविंग, दो जीवित लोगों के बीच। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे ए को बी से कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसी को किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसमें दो लिविंग लोग ही तो चाहिए, किसी मरे हुए आदमी से तो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं ना। तो दो जीवित लोग के बीच का कॉन्ट्रैक्ट अगर कुछ हो रहा है तो उसे हम कहते हैं इंटरविवॉस। कॉन्ट्रैक्ट ये इंटरविवॉस है, मतलब बिटवीन द टू लिविंग पर्सन है। ऑलराइट, नेक्स्ट वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। इसका क्या मतलब होता है? टू द कंसेंटिंग नो इंजरी इज डन। अगर किसी ने अपना कंसेंट दिया है किसी को और उसको इंजरी हो जाती है तो इसमें वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी की साइकिल मांगते हो चलाने के लिए और सामने वाला बंदा आपको मना करता है कि मेरे साइकिल में ब्रेक नहीं है, तुम इससे गिर जाओगे, तुम्हें चोट लग जाएगी, लेकिन आप इस चीज को नहीं मानते और आप अपना कंसेंट दे देते हो, मतलब आप ये मान जाते हो कि अरे ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रेक फेल वाली साइकिल को चलाने से, मैं ब्रेक फेल वाली साइकिल चला लूंगा और मुझे कुछ नहीं होगा। आपने ये कंसेंट उसको दे दिया, लेकिन आप चलाने गए और आप गिर गए और आपका सर फूट गया, तो अब आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि अब तुम मुझे डैमेजेस दो क्योंकि मैंने तुम्हारी साइकिल चलाई और उसकी ब्रेक फेल थी, क्योंकि उसने ऑलरेडी आपको बता रखा था। ऑलराइट, अब अगर आपको कुछ होता है तो ये माना जाएगा कि आपको कोई इंजरी नहीं हुई है क्योंकि आपका उसमें पूरा कंसेंट था, आप उस चीज से सहमत थे। नेक्स्ट उबिजस इबी रिमीडियम। इसका मतलब होता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां राइट है वहां इक्वल रेमेडी भी होती है। अब आप ही सोचो, बिना रेमेडी के अगर हमें कोई राइट दिया जाए लेकिन उस राइट को अगर कोई इन्फ्रिंज करता है तो उसके लिए हमारे पास कोई रेमेडी नहीं हो, तो ऐसे राइट का तो कोई मतलब ही नहीं होगा ना। तो जहां पे राइट है और अगर हमारे राइट को कोई इन्फ्रिंज कर रहा है तो हमारे पास रेमेडी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने अपनी तरफ का पूरा एक्ट कर दिया
कॉन्ट्रैक्ट करना हमारा राइट है। अगर हम मेजर हैं और हम कॉम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमने उसे कंसिडरेशन भी दे दिया, मतलब हमने उसे पैसे दे दिए, हमने अपनी तरफ का पूरा एक्ट फुलफिल कर दिया, और सेकेंड वाली पार्टी ने क्या किया, इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। तो अब हमारे पास क्या रह गया, अगर हमारे पास रेमेडी नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर पाते, बट अब हमारे पास रेमेडी है। तो जहाँ राइट है वहाँ रेमेडी है। अब जब रेमेडी है तो इस रेमेडी को लेके हम इस पर्सन को सू कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के लिए हम इसे सू कर सकते हैं। तो ये हमारी रेमेडी हो गई। सो जहाँ राइट है वहाँ रेमेडी है। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा एलिबाई। एलिबाई मतलब एट अनदर प्लेस या फिर एल्सवेयर। इसे हम प्ली ऑफ एलिबाई में भी देखते हैं। सो एट अनदर प्लेस मतलब किसी और जगह या कहीं और। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफेंस होता है प्रयागराज में और एक बी नाम का व्यक्ति है, वो रहता है दिल्ली में, ठीक है। अब इस बी नाम के व्यक्ति के ऊपर एक एलिगेशन लगता है कि इसने प्रयागराज में एक ऑफेंस किया है, पर ये बी नाम का व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मैं तो आज तक कभी प्रयागराज गया ही नहीं, मैं वहां पे तो था ही नहीं जब ये ऑफेंस हुआ, मैं तो कहीं और था, मैं तो एक अनदर प्लेस पे था, मैं तो एल्सवेयर था, मैं तो वहां पे था ही नहीं जहाँ पे ऑफेंस हुआ। तो इसको हम कहते हैं एलिबाई, ठीक है। Ignorantia facti excusat. Ignorance of fact can be excused. अगर आपको किसी फैक्ट की नॉलेज नहीं है तो आपको एक्सक्यूज किया जा सकता है। अगर आपको फैक्ट नहीं पता तो आपको माफ किया जा सकता है। इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। अगर आपको लॉ की नॉलेज नहीं है, अगर आपको लॉ नहीं पता, आप ऐसा कह रहे हो, तो आपको एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, अगर आपको फैक्ट नहीं पता तो वो आपको एक्सक्यूज किया जा सकता है, लेकिन आपको लॉ नहीं पता तो आपको एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि सबको लॉ की नॉलेज तो होती ही है। फॉर एग्जाम्पल, एक वाइन शॉप है, वहां पे एक 16 साल का बच्चा जाता है, माइनर है, वो वाइन शॉप पे जाता है और वाइन शॉप वाले से वाइन मांगता है। अब वाइन शॉप वाले को देखने में ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा होगा बड़ा, मेजर होगा। ये बच्चा अपनी एज इनको नहीं बताता है और ना ही वाइन शॉप वाला एज पूछता है, और वाइन शॉप वाला इसे वाइन दे देता है। अब अगर वाइन शॉप वाले से ये बोला जाए कि आपने इसको वाइन क्यों दिया, ये माइनर है, तो वाइन शॉप वाला ये कह सकता है कि मुझे तो इस फैक्ट का पता ही नहीं था कि वो 16 साल का है, अगर मुझे पता होता तो मैं तो उसे वाइन देता ही नहीं। तो फैक्ट, एक उसको फैक्ट की नॉलेज नहीं थी, उसको फैक्ट नहीं पता था कि वो माइनर है, इस वजह से वो एक्सक्यूज किया जा सकता है इस चीज से कि उसे फैक्ट नहीं पता था। बट उसी जगह अगर ये 16 साल का बच्चा ये अपनी एज बता देता कि मैं 16 साल का हूँ, मैं वाइन लेने आया हूँ, और ये वाइन शॉप वाला फिर भी इसे वाइन दे देता, तब इस वाइन शॉप वाले से पूछा जाता कि आपने इसे 16 साल के बच्चे को, माइनर को, वाइन क्यों दिया। फिर ये बोलता कि अच्छा वाइन नहीं देना था, मुझे तो नहीं पता था कि ऐसा लॉ है कि हम माइनर को वाइन नहीं दे सकते। तो फिर ये इसे एक्सक्यूज नहीं मिलता, क्योंकि ये एक लॉ है कि हम माइनर को वाइन नहीं दे सकते। ऑलराइट, तो आपको लॉ नहीं पता, आप ऐसा नहीं बोल सकते। आपको फैक्ट नहीं पता वो तो ठीक है, लेकिन आपको लॉ नहीं पता, आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। आपको लॉ नहीं पता, आपके लिए आपको इसका एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, आपको इस चीज के लिए माफ नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आप एक कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आप एक कार ड्राइव कर रहे हो और आपके पास उसका इंश्योरेंस नहीं है और पुलिस वाला आपको रास्ते में रोक लेता है। अब आप उससे बोल रहे हो कि अच्छा अच्छा इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है, मुझे तो ये चीज पता ही नहीं थी। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते, आपको पुलिस वाला इस चीज के लिए नहीं छोड़ेगा कि आपको ये नहीं पता कि आप कार ड्राइव कर रहे हो लेकिन उसका इंश्योरेंस होना जरूरी है, क्योंकि ये एक कानून है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो, आपके पास कार है, तो उस कार का इंश्योरेंस भी होना चाहिए। ऑल राइट, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रक्स फॉर लेग्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।